निरंतर भागता वक्त भले ही आदमी के जीवन में उसके आचार विचार और हालात सब बदल देता है, फिर भी वक्त के शोकेश में आदमी के जीवन के कुछ लम्हे जो के त्यों दिल के हिमखंड के नीचे अछूते पड़े रह जाते हैं, जिसे ताउम्र ना वक्त बदल पाता है और ना ही आदमी खुद मिटा पाता है। एक लंबा समय गुजरने के बाद भी मैं क्या उस लिखे को चाहकर भी मिटा पाई हूँ जिसे कभी वक्त ने मेरे अतीत के पन्नों पर लिखा था। आज कितने दिनों के बाद मैं घर में अकेली थी, वह भी छुट्टी के दिन। सासू माँ मेरे बेटे विनायक और पति नवीन जी के साथ एक रिश्तेदार के घर गई हुई थी। फुर्सत के पल पाकर मैं सोना चाहती थी, पर एकाकी पल पाकर अतीत के पन्नों की फड़फड़ाहट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। साथ ही वे अनकहे प्रश्न भी सामने आ खड़े हुए थे जिनके उत्तर तुमसे पूछने थे, पर मैंने खुद ही ढूंढ लिए थे। मैं जानती हूँ कि जीवन में हम दोनों इतने आगे निकल आए हैं कि अब उन प्रश्नों के कोई मायने नहीं रह गए। फिर भी मुझे लगता है कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे को टूट कर चाहा था। मेरे भविष्य की एक एक योजना के तुम केंद्र बिंदु हुआ करते थे, फिर चुपचाप मेरे जीवन से पलायन कर मेरे जीवन में शून्यता और रिक्तता भर क्यों मेरे जीवन को नीरस और बेजार बना दिया। बिना किसी अपराध के ठुकराकर जो मेरा अपमान किया था उसकी कचोट आज भी मुझे महसूस होती है। भले ही हम दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहा था, फिर भी उस कच्ची उम्र में भी हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं था। बिना बोले ही तुमने मुझे अपने प्यार का एहसास इतनी गहराई से कराया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही हम दोनों जिंदगी की धूप छांव में साथ रहे। एक दिन भी तुम मुझे कॉलेज में नहीं दिख पाते तो मेरे घर के आसपास मंडराने लगते। सबकी नजरों से छुपाकर दिए गए तुम्हारे एक एक फूल को मैं भी कितने जतन से किताबों में छुपा कर रखती थी। फूलों का पूरा एक हर्बेरियम ही तैयार हो गया था। आज भी वह हर्बेरियम पटना में मेरे पढ़ने की अलमारी में रखा हुआ है, जो हमारे प्यार का गवाह है। ग्रेजुएशन में तुम पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। तुम्हारी अलमस्त और बेफिक्र जिंदगी में नौकरी की फिक्र भी मेरे ही कारण समा गई थी। इस फिक्र ने तुम्हें पूरी तरह विकल और बेचैन कर रखा था, जो तुम्हारे चेहरे से स्पष्ट दिखता था, जिसे महसूस कर मैंने एक फिल्मी डायलॉग मारा था, चिंता क्यों करते हो, सच्चा प्यार करने वालों को मिलाने में सारी कायनात जुट जाती है। चिंता कैसे न करूं, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारे सारे फिल्मी डॉलर धरे के धरे रह जाएंगे। तुम्हारे पिताजी खुद इतनी बड़ी पोस्ट पर है, मुझ जैसे साधारण परिवार के लड़के को क्या देखकर तुम्हारा हाथ सौंपेंगे। तुम्हारे घर की शान और शौकत भी तो कम नहीं है, जिसे देखकर मुझे दूर से ही घबराहट होने लगती है। तुम्हें पाने के लिए मुझे कम से कम एक उच्च पद तो प्राप्त करना ही होगा। फिर तुमने एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिल्ली के लिए कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने का फैसला कर लिया। मेरे मना करने पर भी नहीं माने थे। तुमने कहा था अगर सम्मान से समाज में जीना है और तुम्हारा प्यार पाना है तो मुझे दिल्ली जाना ही होगा। फिर शान से लौटकर तुम्हारे जीवन में आऊंगा, यह वादा है मेरा। इंतजार करना मेरा। तुम्हारे इसी आत्मविश्वास ने मुझे इंतजार करने का हौसला दिया था। एमएससी करने के बाद दूसरे कोर्स करने के बहाने मैं अपनी शादी को टालती रही। पूरे 4 वर्ष गुजर गए पर तुमने मेरी कोई सुध नहीं ली। पापा जल्दी से जल्दी मेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। मैं पल पल तुम्हारे संदेश का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, पर तुम ना आए और ना ही तुम्हारा कोई संदेश आया। मेरा धैर्य समाप्त हो रहा था। तुम्हारी परवाह करते करते मैं अपने परिवार के प्रति बेपरवाह नहीं हो सकती थी। पूरे 5 वर्षों तक अपना विवाह टालती रही थी। अब पापा के सामने दलीलें देना बंद कर मैं खामोश हो गई थी। एक के मान के लिए सबका अपमान नहीं कर सकती थी मैं। तुम्हारे विषय में कहाँ पता करती। तुम्हारा घर भी तो शहर के अंतिम छोर पर था, जिसका सही पता मेरे पास नहीं था। पापा से भी कैसे तुम्हारे विषय में बात करती। तुमने कोई आधार ही नहीं छोड़ा था। साथ में एक झिझक भी थी, नारी सुलभ लज्जा और पारिवारिक संस्कार, जिसने मेरे होठ सिल रखे थे। मुझे पापा की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा था। तुमने भले ही मुझे रुस्वा कर अपमानित किया था, पर मैं अपने आचरण से अपने पापा को अपमानित और दुखी नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे उनके द्वारा तय की गई शादी को स्वीकार ही करना पड़ा। शादी की रस्में शुरू हो गई थी। मैं दुल्हन थी, पर न चेहरे पर कोई खुशी थी और न ही मन में कोई उल्लास। आंखें रो रो कर फूल गई थी, जिसे लोग मायके छोड़ने की व्यथा समझ रहे थे। नियति भी हमारे साथ न जाने कैसे कैसे खेल खेलती है। शादी के मात्र 4 दिन बाकी थे, तब नैना, जो हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, ने मुझे बताया आज ही तुमसे उसकी मुलाकात हुई है। तुम एक आईएएस अधिकारी बन गए हो और ट्रेनिंग समाप्त कर पटना आए हो। अपने पुराने सभी सहपाठी से मिलना चाहते हो। यह सब सुनकर मैं स्तंभ रह गई थी।
इतने दिनों के बाद खबरें भी मिली। तब जब रस्म रिवाजों के साथ एक नए रिश्ते में बनने की मेरी सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, दिल चाह रहा था कि अभी भी समय है, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास चली आऊं। तभी दिमाग ने दिल पर लगाम लगाई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुमने क्यों खबर नहीं भेजी? पहले क्यों नहीं मिलने आए? सच कहूं तो उस समय घुटन की वेदना असहनीय हो उठी थी, पैर अवश हो गए थे। मैं धम्म से बिस्तर पर बैठ गई थी। तुम पर इतना बड़ा विश्वास कैसे कर लेती? अब तक के आचरण ने मुझे घुटन, दर्द और अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया था। तुमने अगर मुझसे अपने सारे संबंध तोड़ लिए थे तो साफ साफ मुझे बताया होता। तुम्हारे प्यार का भ्रम ही टूट जाता। तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझकर मैं अपने जन्मदाता के अपमान और कलंक का कारण नहीं बन सकती थी। दोनों कुल को कलंकित नहीं कर सकती थी। मन की गति भी कितनी विचित्र होती है। जिसके बिना जीने की कल्पना तक नहीं की थी, जिसके साथ भविष्य के अनगिनत ताने बाने बुने थे मैंने, उसी की सारी यादों को रद्दी पेपर की तरह लपेटकर शादी के हवन कुंड में डालकर एक अजनबी के साथ कदम से कदम मिलाकर 7 फेरे ले पूरी निष्ठा से उसके साथ जीवन में आगे बढ़ गई थी। ससुराल आकर मैं सामान्य रूप से रस्म रिवाजों और कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि तुम्हारे ही सपने देखने लगता। नवीन जी के स्थान पर मन में तुम ही नजर आते, ये जानते हुए भी कि जीवन अपनी ही बनाई गई शर्तों पर चल रहा है। तुम्हारे विषय में सोचना व्यर्थ है। मन को बहलाने वाली बात है। धीरे धीरे 3 वर्ष गुजर गए। इन वर्षों में मेरे जीवन में ढेर सारे परिवर्तन आए। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती हैं, जो उसे प्रलय को भी झेलने की शक्ति देती है। नए परिवेश में नए लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने की चेष्टा में उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। उसमें पहले से भिन्न एक नई आत्मा का प्रवेश हो जाता है, जिसमें उसके जीवन की हर पुरानी बात अतीत की परछाई मात्र रह जाती है। वैसे भी समय की गति इतनी तेज होती है कि जीवन के हर विनाशकारी तत्वों को अपने साथ बहा ले जाती है। तब होती है एक नए सृजन की शुरुआत, एक नई दुनिया का आवाहन। मैं भी एक नए सृजन में व्यक्त हो गई थी। इन गुजरे वर्षों में मेरे तमाम अनसुलझे अनकहे सवालों के जवाब भले ही नहीं मिले, पर एक परिवर्तन जरूर मेरे अंदर आया। मैं नवीन जी से धीरे धीरे प्यार करने लगी। जब मेरे अंदर किसी नए मेहमान के आने का आगाज हुआ, अपने अंदर उसके दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। सारी विनाशकारी सोच समाप्त हो गई। उसके आने से उत्साह से खुद ब खुद तुम्हारी यादों पर धूल जमने लगी। मेरा जुड़ाव इस घर में रहने वाले लोगों से हो गया। इस घर के हर सुख दुख में मैं इस कदर जुड़ गई थी कि यहाँ की हर वस्तु मेरी अपनी हो गई। यहाँ से जितना अपनापन बढ़ रहा था, तुमसे उतना ही परायापन बढ़ने लगा। सच कहूँ तो तुमसे मोह भंग हो गया। नवीन जी भी मुझे बहुत प्यार करने लगे थे, भरपूर मान सम्मान देते थे। मैं खुश थी कि वह मेरे माता पिता की कसौटी पर खरे उतरे हैं, इसलिए मेरे मायके वाले भी मेरा सुख देखकर सुखी थे। बस एक ही बात मन में हमेशा उमड़ती घुमड़ती रहती कि एक बार तुमसे आमने सामने आकर अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर पूछूं तुमसे मुझे ये रुस्वा करने का कारण क्या था। वह मौका भी मुझे मिल ही गया जब मैं बीपीएससी की लिखित परीक्षा का इंटरव्यू देने पटना गई थी। इंटरव्यू बोर्ड में तुम भी थे। पहले से ही मैं काफी नर्वस थी। सामने तुम्हें बैठा देख मेरा मन और भी ज्यादा घबरा गया, पर तुम पहले की तरह ही संकुचित और खामोश बैठे मुझे देख रहे थे। जब प्रश्न पूछने की तुम्हारी बारी आई तो बहुत ही अपनत्व भरे व्यवहार से तुमने प्रश्न पूछे थे। एक बार तो मुझे भी लगा कि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो। फिर तो मैं ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह पाई थी। मुझे तुम्हारा वहाँ होना अच्छा लगने लगा। इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर निकलकर कैंपस में बने बेंच पर आकर बैठी तो दिल की धड़कनों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। अभी जो आत्मीयता इंटरव्यू के दौरान महसूस हुई थी, वह वर्षों पहले हम दोनों के बीच की आत्मीयता की याद दिला गई। अभी मैं उलझन में ही थी कि तुम्हारा ड्राइवर आकर मुझसे बोला, मुझे साहब ने भेजा है, चलिए आपको घर छोड़ दूं। दूर खड़े तुम मुस्कुरा रहे थे। तब मुझे लगा था कि मैं गलत नहीं थी। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, मेरा साथ चाहते हो। मुझे खुद को खास होने का आभास होने लगा था। उतनी ही शिद्दत से तुम्हारे प्यार को खो देने का मलाल भी हुआ था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे तुम्हारी ओर खींचने लगी थी। मेरी बरसों की शांति भंग हो गई थी। एक बार फिर मेरा मन झूठे सपनों के पीछे भागने लगा था। कुछ दिनों के बाद ही पीपीएससी का रिजल्ट भी आ गया था। मैंने परीक्षा पास कर ली थी। एक बार फिर मैं पटना में थी। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस चली गई। तुमने जल्दी मुझे अंदर बुला लिया था। मैं तुम्हारे सामने बैठी थी, पर न जाने क्यों अपनत्व का कोई एहसास आज मुझे महसूस नहीं हो रहा था। आईएएस ऑफिसर बन जाने की शालीनता तुम्हारे चेहरे से झलक रही थी। तुम पहले से काफी स्मार्ट नजर आ रहे थे।
मुझे देख बेचैनी से पहलू बदलते हुए तुमने कहा था तुम्हारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें मेरी हार्दिक बधाई। तुम ज्वाइन करने की तैयारी करो। मुझे एक काम से जाना है। तुम उठ गए थे, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आ गई थी। मैं घर लौट आई थी। मुझे आभास हो गया था कि इधर कुछ दिनों से जो मैं सोच रही थी वह मेरा भ्रम मात्र था। समय के साथ अब तुम्हारी सोच शायद बदल गई थी। कम उम्र का प्यार तुम्हारी नजरों में अब शायद बचपना था, जिसमें कोई गहराई नहीं थी। अब तुम्हारी सोच परिपक्व हो गई थी, इसलिए तुम्हारा मुझे आज की तरह छोड़कर चले जाना ही सत्य था। बाकी सब नजरों का धोखा। बदलते परिवेश में तड़नाई का बचपन वाला प्यार तुम्हारी नजरों में शायद नासमझी और पागलपन साबित हुआ था, इसलिए निरस्त हो गया। तभी सब कुछ तुमने आसानी से भुला दिया। घर आई तो प्रभु दौड़कर मुझसे लिपट गया। उसकी आवाज से मेरे मन के सोए हुए तार झनकरत हो गए। उसे सीने से लगाकर मैं रो पड़ी। रोने का कारण नहीं समझने पर भी नवीन जी ने आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया था। मैंने अपना सिर नवीन जी के सीने पर टिका दिया था। लंबे झांझावातों के बाद एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे मिल गए थे। अब यही सत्य था, यही मेरी दुनिया थी, यही मेरा प्यार, बाकी सब मिथ्या था। ब्रह्म मात्र तभी कॉलबेल की आवाज ने मेरी तंद्रा भंग हो गई। आदित्य के पन्ने खुद ब खुद सिमटकर बंद हो गए। मन यथार्थ को टटोलता उसे जोड़ने लगा था। शायद घर के लोग वापस आ गए थे।